हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो ये क्लास है पहला क्लास है। और हम जैसे कि पहले आपको बताए थे कि ये क्लास कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आते हैं इसके कारण क्लास नहीं भी हो पाता है, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो इसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के एग्जाम में शिफ्ट वाइज जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम यहाँ लाने का प्रयास किए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं मिल रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग हटा भी देंगे। या हम यहाँ लाते भी हैं तो मैं उसको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि यह गलत है या इसमें ज़्यादा समस्याएं हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो बात कहा गया है, यह कहा क्या गया है कि 2400 रुपया राशि है और उसमें बताया जा रहा है कि 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक इस रेट में उसे साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है। तो हमसे ब्याज के विषय में पूछा जा रहा है कि भाई उसमें ब्याज कितना होगा। सबसे पहले इस विषय में हम बात करेंगे कि यहाँ जो बताया जा रहा है 20 मार्च के विषय में, ठीक है। 20 मार्च से कहाँ तक के विषय में बात कहा जा रहा है, हमसे 31 मई के विषय में बात कहा जा रहा है, ठीक है। 31 मई, तो ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है। तो इस टाइम को देखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए टाइम यदि हम मार्च में बात करें तो 20 तारीख से लेकर टोटल हमारे पास जो टाइमिंग होंगे, यानी 20 तारीख को यदि हम काउंट करें तो हमारे पास मार्च 31 का महीना होता है, इसलिए 12 दिन इसमें हमारे होंगे। मार्च के बाद अप्रैल का होता है, अब अप्रैल में आपका होगा 30 दिन का। अप्रैल के बाद मई 31 दिन का। टोटल यदि देखें तो तीनों को जोड़ें तो 30, 30, 60, 10, 70 और 3, 73, टोटल कितना दिन हुआ, 73 दिन, ठीक है। तो इस बात को समझिए, 73 दिन हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये बताया गया है कि जो रेट है इतना है, यानी कि 6 चौके 24 से 25, यानी 25/4% के रेट से हमको ब्याज ज्ञात करना है। ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास जो 2400 है, 2400 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, इतना परसेंट निकालने का प्रयास करेंगे। 25/4%, मतलब 400 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस परसेंटेज को हटा के डबल जीरो लगा सकते हैं जैसा कि आपको पता है। तो ये जो निकलेगा वह 1 साल के लिए निकलेगा, लेकिन हमको 1 साल के लिए नहीं, केवल 73 दिन के लिए निकालना है। क्या निकालना है, 73 दिन के लिए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 365 से भाग देना होगा, यानी जब 365 से भाग देंगे तो हमारा 1 दिन का निकलेगा। 73 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल 73 दिन का निकाल सकते हैं। इसको करने के लिए काटेंगे, 4 6 के 24, 6 बार में कट जाएगा। और इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 7 35, यहाँ से बचेगा 1, 5 यही 15, और 5 से कितना बार में, 5 बार में। 73 से 73 कैंसिल कर देंगे और 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आता है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा आप लोग मत कहिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ लेवल का है, जीडी में आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। आसान और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम के विषय में बताया जा रहा है, 60 और 5 है। यानी जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, 60 है, और उसके बाद जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा 5 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। कोई संख्या यक्ष है, इसको मान लेते हैं, इसको क्या 2 से विभाजित करते हैं हम लोग, तो 2 से जब भी विभाजित करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि जो संख्या है वो क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। तभी होगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे इक्वल टू क्या होता है भाई, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, जैसा कि आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमको 20 पता है, दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, एचसीएफ 60 दिया है, एलसीएम हमारा यहाँ क्या दे दिया है, एचसीएफ 60 और एलसीएम 5 सही है, तो 5 दे दिया है, तो इसको हम लोग 20 तिहाई करके 60 निकाल सकते हैं। 3 5 कितना आएगा आंसर, 15। तो समझ पा रहे होंगे, यहाँ 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको यदि आप तरीका से ना बनाएं तो आपको इतना टाइम लगेगा, शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना टाइम एक क्वेश्चन हमसे ले सकता है। इसको करने के लिए एक तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है भाई, कि 1 बटा में 3 गुणे 4 है, तो इसको हम 1 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 4 लिख सकते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो क्या होगा भाई, इन दोनों का एलसीएम 12 होता है, या इसको हम 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 कट जाएगा, 4 हो जाएगा -3, यानी यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1 बटा में
12 आएगा, या 1/3 × 4 ऐसा कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी एक पहले वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि दूसरे वाले टर्म के लिए क्या लिखेंगे? +1/4 -1/5। फिर तीसरे वाले टर्म के लिए 1/5 -1/6। यही बात हम करते चलेंगे, और जब आगे करते हुए चले जाएंगे तो ये देखेंगे कि ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट कटते जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो हमारा नीचे आएगा यहाँ 1/20 लिखेंगे -1/21 लिखेंगे। इस प्रकार से ए पार्ट भी पीछे वाले के साथ कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास जो बचेगा रिजल्ट में ए बचेगा और ए वाला बचेगा। दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/3 -1/21, एलसीएम हमारा 21 ही होगा। 3 7 21 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 6/21। 3 दूना के 6 और 3 7 21, 2/7 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उन सभी चैप्टर को आप लोग मेरे प्ले लिस्ट से जाकर पार्टिकुलर उस चैप्टर को देख लीजिए। उसमें जो भी टाइप वाइज बताया गया है सारा वीडियो जरूर देखिए, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको बेसिक से क्यों नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 2 महीना में आप सोच रहे हैं कि जीडी की तैयारी करके क्वालिफाई कर लें, तो वो उन लोगों के लिए है जो कि पहले से थोड़ा सा तैयारी किए हुए हैं। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं किए हैं उन लोगों के लिए तभी वो हो सकता है जबकि वह थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। ज़्यादा मेहनत करने का मतलब यह है कि जो चैप्टर आपको कमज़ोर लग रहा है उस चैप्टर का आप पार्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करने पर सोचिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, तब जाके होने वाली बात है। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में एसएससी जीडी के किसी भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन ना पूछा ऐसा नहीं हो सकता है। सभी क्वेश्चन में पूछता है, सॉरी सभी शिफ्ट में पूछता है। देखिए इसमें जो ब्रैकेट दिया है पहले इसको हम सोल्व करने के विषय में सोचते हैं। 4 दूना के 8 1 9 क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 9/2 हो गया, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे क्योंकि पहले हमको ऑफ को तोड़ना है। तो 2/3 इसको कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 3 तिली के 9 हो जाएगा। अब बताइए आप, यहाँ से 3 केवल हमारे पास बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं 5 या 15 1 16 क्या हो जाएगा? 16 क्या हो जाएगा? 5। भागे है तो इसको हम लोग भाग को गुणा में बदल लेते हैं। यहाँ जो भाग है इसको हम लोग गुणा में बदल लेते हैं। इस 3 को 1/3 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें केवल इधर 3 प्राप्त है। और हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो निकल रहा है वो 16/5 या 15 निकल रहा है। इस बात को एक साइड में कर रहे हैं। अब इधर हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमको ऑफ को तोड़ना होगा, उसके बाद डिवाइड को। इधर माइनस है, फिर इधर वाले पार्ट को हम लोग तोड़ेंगे, या दोनों में से किसी एक पार्ट को, मतलब इधर से पहले इधर कर लेंगे फिर उसके बाद इधर। तो हम लोग तोड़ते हैं भाई। पहले वाले पार्ट को कैसे तोड़ेंगे समझिएगा। यहाँ 4 एकम 4, यानी सॉरी 4 चौकी 16 1 17, 17 में क्या हो जाएगा? 4। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5, 5 में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसको हम लोग कर लेते हैं। और एक बात ध्यान देना है कि 17 5 85, अब बटा में कितना हो जाएगा? 85 हो गया, बटा में हो जाएगा 4 थियाँ 12। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास डिवाइड है, और डिवाइड के बाद 5 थियाँ 15 2 17, 17 बटा में कितना है? 3 है। अब हम लोग इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने का मतलब 85 बटा में जो 12 है उसको हम लोग 12/85 कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। 85 बटा सॉरी 12/85, 17 5 85 हो जाएगा, और 3 चौके 12 यानी 4/5 हमारे पास मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा हम लोग इधर वाले पार्ट को थोड़ा चेक करते हैं, और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमको प्लस में रखना होगा। अब देखिए इधर वाले पार्ट को हम लोग माइनस में रखेंगे, उससे पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 5 या 15 1 16, 16/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 8/3 होना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे? 3/8। ठीक है, इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। यहाँ हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है? 3/2। यहाँ ध्यान दीजिए कि ए वाला पार्ट हमारा यहाँ आएगा, यानी माइनस। यानी हम टोटल रिजल्ट के रूप में ही कह रहे हैं कि 16/15 प्लस 4/5 माइनस 3/2। देखिए तो इसका जो हमारे पास एलसीएम होगा कितना होगा? 15 दूना के 30। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 यानी 16 दूना के कितना हो जाएगा? यहाँ 32 प्लस 5 से कितना बार में कटेगा? 5 6 के 30, 6 चौके 24 हो जाएगा, और फिर माइनस 42 जब लिखेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 30 20 50 हो जाएगा। 50
56 हो जाएगा। 56 में से 45 को घटाना यदि हमको होगा, 56 में से 45 घटाएंगे तो 11, और 11 बटा में कितना हो जाएगा 30। यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भाई सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है टाइम टेकन, ठीक है। उसमें क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी कभी कभी आ जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वह क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है वो इतना दिया है। तब हमसे धनराशि के विषय में पूछ रहा है। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी बात 2 वर्ष की कही जाती है तो 2 वर्ष में का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका कई नियम है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं या आप सर्च करके भी देख सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ। जब 2 वर्ष के लिए कहता है तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसका जो भी प्रतिशत निकलेगा इसी को हम कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकला हुआ है। समझ पा रहे हैं? आपको पता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 8% दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ 8%, तो 8% रखेंगे, फिर 8% रखेंगे प्लस 8, और फिर क्या करेंगे हम लोग 8 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, बटा में क्या कर देंगे 100। ये जो भी निकलेगा ये क्या निकलेगा, प्रतिशत निकलेगा। लेकिन एक बात समझिए, यदि यही बात साधारण ब्याज होता तो 8% 2 वर्ष में 16% होता। तो यही बात हमको समझना है कि ए वाला जो पार्ट है वह सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ए वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है इसका परसेंटेज यहाँ होता है। और सबको देखा जाए तो ए क्या है, केवल सीआई है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, आगे वाला सिंपल इंटरेस्ट है, पीछे वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 8% का दिया है 2 वर्ष के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं 8 8 64 बटा में 100, यानी कि 64 बटा में 100% जो होगा इसका वैल्यू हमें कितना दिया है 16.80 दिया है। इसको हम लोग डबल जीरो करके इस दशमलव को हटा लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि वह धनराशि क्या है। कोई भी धनराशि जब पूछा जाता है इसका मतलब जो धनराशि होता है वह 100% होता है। तो 100% हम कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। यहाँ 64% का वैल्यू दिया है तो हम ऐसा कर ले रहे हैं 1% का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा 1680 बटा में कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब लेकिन हमको 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों साइड में 100 कर देते हैं और आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसको हम काटते हैं 16 से ही काट लेते हैं, 16 चौके 64, 16 एकम 16 जीरो 16 पाँचे 80। ठीक है, और 4 से इसको काट लेते हैं, 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पाँचे 125, 5 हो जाएगा, 25 जीरो हो जाएगा तो 25 5 125 यानी कि 2 हो जाएगा हमारे पास, एक कैरी हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 से कितना हो जाएगा 26, यानी 26 25 हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक वाले क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो आप लोग एक बार जरूर जाके देखिए, उसमें 6-7 क्लास है, आप एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वर्ष है औसत आयु जो है वह 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्र हैं, उनका जो है वह 15 वर्ष है, और अन्य 8 छात्रों का जो औसत है वह 13 वर्ष है। तो 15वें छात्र का औसत क्या है, चलिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। टोटल 15 छात्र हैं, तो 15 ये क्या है छात्र। ठीक है, जो 15 छात्र हैं इनका जो औसत है वह 14 है। इसका मतलब क्या है, हम आपको एवरेज में कभी बताए थे, एवरेज का भी वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब कि 15 छात्र को एक ऊपर अंदाज से देखा जाए तो उनका आयु 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, किसी का अधिक होगा किसी का कम होगा, लेकिन एक दूसरे का लेन देन करके सारे लोग को देखा जाए तो 14 वर्ष हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये कह रहा है इनमें से 6 लोग जो हैं उनका एवरेज जो है वह केवल 15 में बताया जा रहा है, और आगे जो 8 लोग हैं तो उनका जो एवरेज है वो 13 बताया जा रहा है। तब हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति और है जिसको क्या कहते हैं हम 15वां। जैसे कि 8 6 14 व्यक्ति हो गए, यहाँ एक ए हो जाएगा, तब जाके तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तीनों मिलकर हमारे 15 हो जाएंगे। तो इनका उम्र क्या है इसके विषय में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इस बात को कह रहे हैं कि 15 लोग जो हैं उनका एज यदि 14 वर्ष है तो हम इसको भी 14 मान लेते हैं। यदि हम इसको 14 मानेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा 1 वर्ष ये लोग अधिक हैं, तो इसका मतलब 1 वर्ष यानी 5 वर्ष इन लोग के पास, 6 वर्ष हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 6 लोग हैं तो 1 वर्ष हमको दे दिए तो 6 वर्ष हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ। इस 6 में यहाँ देखिए 8 लोग हैं, इनका एवरेज 13 है, लेकिन 13 नहीं इनको 14 होना चाहिए,
तो 6 मान के चलिए हम यहाँ दे देते हैं, लेकिन 2 अभी और चाहिए। क्या चाहिए? 2 वर्ष इनको और चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको 8 वर्ष जब पूरा मिलेगा तब जाके 14-14 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर केवल 13-13 वर्ष के हैं। यानी कि एक एक हम 6 लोग को दे दिए और 2 वर्ष हमको और देगा। कौन देगा भाई? तो 15वां व्यक्ति देगा। 15वां व्यक्ति है, उसका भी एवरेज क्या होगा? 14 होगा। कब? जब 2 दे देगा तब। इसका मतलब ऑलरेडी 16 वर्ष का है तब। तो ये हमारा ट्रिकी मेथड है, लेकिन कोई बात नहीं। आप यदि इस बात को नहीं समझे हैं तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है कि जो एवरेज होता है उनका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? योग बटा में क्या होता है? संख्या। यानी कि हम इस बात को कह दें, इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरेज यदि 14 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 14 बराबर योग, ठीक है, और उसके बाद जो संख्या है, इनका संख्या क्या है? 15। हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी हम इस बात को कह सकते हैं, हम टूटी फूटी भाषा में आपको ये समझाना चाहते हैं कि यदि छात्रों की संख्याओं का छात्रों की उम्रों का योग यदि हमको पता करना है तो हम 15 गुणे 14 कर सकते हैं। यानी संख्या और एवरेज का मल्टीप्लाई करके योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जो 15वां व्यक्ति है उसको निकालने के लिए 15वें को हम लोग यक्स मान दे रहे हैं। अब 15वें को यक्स मानने के बाद अब आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं कि टोटल एवरेज हमारे पास क्या है? 14 है, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई कर दिए 15 से, तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल योग प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 15 छात्रों का योग। अब देखिए यहाँ देखिए 6 छात्रों का योग पहले हम लोग लिखेंगे, तो 6 गुणे 15। 8 छात्रों का योग देखेंगे हम तो प्लस 8 गुणे 13। और फिर हम प्लस करके एक व्यक्ति का देखेंगे तो एक व्यक्ति को हम लोग यक्स माने हैं, और यक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं? इक्वेशन मेथड से आप निकाल के बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 16 वर्ष राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान है वह क्या है? 4/7 है। देखिए यहाँ हम देख पाएंगे कि सबके पदों का अंतर जो है वह 45 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा घटाने के बाद 4/7 आ जा रहा है। तो 15 से घटाते हैं, 15 चौके 60, 15 साते 105। पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एक ईंट की माप है वह 28 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के विषय में बताया जा रहा है। ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। और बताया जा रहा है कि 21 मीटर लंबाई और चौड़ाई है वो 12 मीटर है। और जो दीवार है वो जो उसका दीवार की मोटाई है वो क्या है? वो कितना, ऊंचाई जो है उसका जो मोटाई है वो क्या है? 36 सेंटीमीटर है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि चौड़ाई को आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, जो चौड़ाई है उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, या उसको लंबाई कहिए, या तो लंबाई है उसको हाइट कह सकते हैं, इसको यल कह सकते हैं, इसको एच मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। यानी यल बी एच समझ रहे होंगे आप हम क्या कहना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि उनमें कितनी ईंट लगेंगी। कहने का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे ईंट को, ब्लॉक को जोड़ के हमको एक बड़ा सा दीवार बनाना है, तो उसमें कितना ईंट लगेगा इसके विषय में हमसे पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए इस बात को समझना है कि ईंट जो है वह दीवार को ईंट से ही बनाया जाना है। इसका मतलब दोनों का आयतन सेम होगा, यानी उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? V1 इक्वल टू V2 होगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ए ईंट का है और इसको कहें तो हम दीवार का। लेकिन इस बात को समझना है कि यह यन ईंट होगा, इसका मतलब यन V1 हम कह सकते हैं बराबर V2। तो हम कह रहे हैं कि यन इंटू कर देते हैं इसको 28 गुणे 18 आयतन यल इंटू बी इंटू एच होता है। आपको पता होगा जो घनाभ का आयतन होता है यल इंटू बी इंटू एच होता है, इसलिए हम लोग ये लगा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और फिर इक्वल टू करेंगे क्या? 21 मीटर है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 12 मीटर, फिर मल्टीप्लाई बाई 36 सेंटीमीटर। यहाँ आपको एक बात ध्यान में देखने वाली बात है कि जो भी ईंट है वह सेंटीमीटर में दिया है, फिर सेंटीमीटर में दिया है। बजाय देखिए ये जो दीवार है वो मीटर में और सेंटीमीटर में दिया है। तो हम एक काम कर ले रहे हैं, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल लेते हैं, तब हमें आसान हो जाएगा। या तो फिर जो सेंटीमीटर उसको मीटर में बदल लेते हैं, या मीटर को सेंटीमीटर में, दोनों में से किसी एक काम को कर लेंगे हम। तो हमारे लिए मीटर में बदलना थोड़ा आसान होगा। हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको पता है सेंटीमीटर से जो सेंटीमीटर है उसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दे देते हैं। देखिए 100 गुणे 100 गुणे 100, ऐसा 3 बार क्यों भाई? क्योंकि पहले वाले 1 2 3 लोग को बदले हैं, इसलिए 100 से डिवाइड दे दिए हैं। इस साइड में देखें हम
तो यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि केवल दो ऐसे पद हैं जिनके केवल एक ऐसा पद है जो सेंटीमीटर में है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। एक 100 से एक 100 को कैंसिल कर लेते हैं। अब काटने का प्रयास करते हैं, तो 18 से देखिए इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके काटने का प्रयास कर रहे हैं। 18 दुना के 36 हो जाएगा 2 बार में। अब देखिए 6 से करेंगे तो 6 दुना के 12 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा हम कर लेते हैं, 4 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे, तो 4 7 28 हो जाएगा 7 बार में, और 7 से काटेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो n बराबर क्या होगा, ऊपर में केवल 3 बचा है और जो नीचे 100 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 4 0 बन जाएंगे, नहीं 30,000 हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार को इतना रुपए में बेची, उसे 5% का हानि हुआ, 15% का लाभ लेने के लिए उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेसिक सवाल है, ये सब आसान सवाल कह सकते हैं आप इसको, कि 38,000 रुपया, 3,80,000, 3 लाख कितना है 80,000, 3,80,000 रुपया है, उसको 5% एक कार को इतना रुपये में बेच के वो 5% हानि प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले बात समझिए कि 100% उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है किसी भी वस्तु का। यदि हम हानि प्राप्त करते हैं, जैसे 5% का हानि मतलब 95%, 10% का हानि मतलब 90%, ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं। प्रॉफिट मतलब होता है, यदि 10% का प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसका 110%, 15% का प्रॉफिट कर रहे हैं तो 115% हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी जानकारियां जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बात को हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, केवल 95% है। क्यों? क्योंकि 5% लॉस वाला प्राइस है, तो 95 से जो ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1%, क्योंकि ये 95% का वैल्यू है, तो 95 भाग में बट के 1% निकलेगा। फिर मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए यदि वो पूछता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम 100 से गुणा कर देते, लेकिन हम 100 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 15% लाभ वाला वैल्यू बताइए, तो 15% लाभ का मतलब क्या होता है, 115%, तो हम 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 19 5 95 हो जाएगा, 19 दुना के 38 हो जाएगा, ठीक है। 5 से यदि हम और काटें इसको, तो देखिए 5 इसको काट देंगे, 5 दुना के 10, यहाँ से बचेगा आपको 15, 5 यहीं 15 यानी 23 हो जाएगा, और 23 में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 46, और समझ पा रहे हैं आगे क्या होने वाला है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि एक कार को पहले 272 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाया गया, और अगला जो 85 किलोमीटर की दूरी है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया गया। तब हमसे पूछ रहा है कि इस पूरी यात्रा में जो औसत चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बता दीजिए। तो सारी बातें आसान है, लेकिन पहले ये बात समझा जाए कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, कि कुल दूरी बटा में कुल समय क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टी से मतलब समझ लीजिएगा, या हम इसको लिख देते हैं पूरी दूरी, ठीक है, बटा में ऐसा लिख देते हैं कुल समय। हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझनी है, इसको कोई वो नहीं है, मतलब कि समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए बात करते हैं। हमारे पास टोटल दूरी तो पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा भाई, कि एक 272 किलोमीटर दूरी है पहला, और दूसरा क्या है 85 किलोमीटर। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, इस स्पीड को निकालने के लिए 272 प्लस 85, और फिर डिवाइडेड बाई हमको टाइम, लेकिन टाइम तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर लेंगे। डिस्टेंस 272 किलोमीटर है स्टार्टिंग में, और उसको किस रफ्तार से चला जा रहा है भाई, तो 40 के रफ्तार से चला जा रहा है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं भाई, तो 4 से काटते हैं, तो 4 6 24 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, और 4 8 32, बटा में क्या हो जाएगा 10। इसको हम लिख देते हैं 6.8। इसको और काटाने के विषय मत सोचिए, डायरेक्ट लिखिए इसको। इतना टाइम लग रहा है, और इतना क्या है घंटा में लगेगा। क्यों क्यों घंटा में लगेगा भाई, क्योंकि हम जो टाइमिंग इसमें दिया गया है इस चाल में, वो घंटा में दिया है। एक टाइम T1 हो गया, और T2 जो है टाइम वो क्या है भाई 85 किलोमीटर 50 की स्पीड से, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, तो 85 बटा में 50, 5 से काट देंगे, 5 से 17 5 85 होता है, तो 17 यानी क्या हो जाएगा 1.7, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इतना टाइमिंग और इतना टाइम, दोनों टाइम को यदि हम ऐड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8 प्लस 1.7। यदि दोनों को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई 5 2 7 8 7 15, और 2 1 3, यानी 357 बटा में क्या हो जाएगा, तो 357 बटा में 6 1 7, यानी कि हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा, क्या 8.5 यही होगा क्या। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस दशमलव को हम हटाएंगे यहाँ से, और इस दशमलव का मल्टीप्लाई एक जीरो बैठा कर देंगे। आप समझ रहे होंगे, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 10 भी कर सकते हैं।
इसको हम काटते हैं तो 17 से ही काटते हैं, या 17 पाँचे 85, शायद 17 से भी कटेगा, 17 पाँचे 85, ठीक है। और 17 दुना के 34, यहाँ से बचेगा 1, 17 एकम 17, 5 दुना के 10, यानी 21 दुना कितना हो जाएगा 42। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो ये सब बातें जो हैं वो सारी बातें वो डिपेंड करती हैं आपके कैलकुलेशन और आपके कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, मोहन है और रमेश मिलकर एक कार्य को क्या कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि मोहन है वो 50% अधिक कुशल है। किसके अपेक्षा भाई, मोहन रमेश से क्या है, रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो अकेले मोहन द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा। चलिए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, इस बात को कैसे किया जाएगा। चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ जो बताया जा रहा है कि एक मोहन है और एक क्या है, रमेश है। तो जो मोहन और रमेश ये दोनों लोग मिलकर काम को यदि कर रहे हैं तो 15 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। इस बात को हम लोग एक साइड में रखते हैं। मोहन है और रमेश से 50% अधिक कुशल है, 50% रमेश से है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि रमेश के पास क्षमता यदि 2 है तो मोहन के पास क्षमता क्या हो जाएगा भाई, तो मोहन के पास 3 हो जाएगा। तभी तो इसका मतलब 50% इसका आधा अधिक है, ठीक है। तो इसलिए 3 हो जाएगा। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो क्षमता है 2 और 3 का, सॉरी 3 और 2 का, इसका मतलब यह है कि इन दोनों लोग मिलकर यदि काम करेंगे तो 3 2 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, लेकिन इन्हें 15 दिन का काम लग रहा है, सॉरी समय लग रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो टोटल वर्क है यानी TW टोटल वर्क वो क्या है, 15 दिन लग रहा है और 5 यूनिट प्रतिदिन करने के हिसाब से 15 पाँचे 75, यानी कि 75 यूनिट टोटल काम है। तभी तो 5 यूनिट के हिसाब से लोग कर रहे हैं, तो 15 दिन का समय लग रहा है। अब बात हम लोग कर लेते हैं किसके द्वारा कराना है भाई, तो हमें मोहन द्वारा अकेले कराना है। क्या करना है, मोहन के द्वारा कराना है। तो जब मोहन के द्वारा कराना है तो मोहन से हम बात कर लेते हैं, मोहन की क्षमता क्या है, मोहन की क्षमता 3 है। तो हम जब उनकी टाइमिंग को निकालेंगे तो उनका टाइमिंग क्या निकलेगा भाई, तो 75 टोटल वर्क है, उसमें हमको 3 के स्पीड से कराना है। तो 3 से कटाएंगे तो 3 दुना के 6, यहाँ से बचेगा 1, 3 5 15, यानी 25 या 75 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ये हमारा देखिए तरीका है वो सिंपल आपको दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये सारे बातें जो है कॉन्सेप्ट से बताए जा रहे हैं। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है हम जो कुछ भी बता रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आपका बेसिक ठीक नहीं होगा या हमसे आप पहले नहीं पढ़े होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप हमारे वीडियो को देखिए जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देखिए 9500 की धनराशि है, उसे 2 वर्षों के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर अर्धवार्षिक रूप से लगाया गया है। तब हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में पूछा जा रहा है अर्धवार्षिक रूप से। तो सबसे पहले बता दें हम कि यहाँ 2 वर्ष है, तो हम ऐसा थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपसे पूछा जा रहा है और यह 2 वर्ष का है और ये अर्धवार्षिक रूप से लगा, तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 टाइम लगेगा क्या, नहीं समझे, यानी अर्धवार्षिक यदि हम 2 साल में देखें तो आधा आधा साल 4 टाइम आएगा क्या, तो आप बोलेगा जी सर। इसका मतलब सही मायने में कहिए तो ये 2 साल नहीं बल्कि 4 साल का निकालने के विषय में हमसे कह दिया। जो रेट है उस 8% के बजाय हम 4% लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि 4% हमारा अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पता होगा कि अर्धवार्षिक में हम कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से आप सोल्व कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 4 टाइम का है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए आपको थोड़ा सा हम कहेंगे कि आप इसको ना ही ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप छोड़ दें, या आप कैलकुलेशन आपका ठीक है तो आप बनाइए। इसका जो राइट आंसर है लगभग बी है, आप लोग ट्राई एक बार कीजिएगा। ये इसका आंसर नहीं भी हो सकता है, हमें याद है एक बार हम सोल्व किए थे तो शायद इतना आ रहा था। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 400 रुपया का, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% का और 15% का दोहरा छूट दिया। अब बोल रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा। देखिए इस टोटल डिस्काउंट को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। यदि क्वेश्चन केवल ऐसा दे दिया तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके विषय में बात करते हैं। देखिए 400 रुपये हमारा प्राइस है, हमको दुकानदार 25% और 15% का दोहरा छूट देता है, यानी 2 बार छूट देता है। ये बात बताइए वह यदि 25% का केवल देता तो हमें जो वस्तु है कितना में बेचता, तो केवल 75% पर बेचता, यानी कि जो भी होगा उसका प्राइस 100% होगा। उस 100% में से 25% यदि लेस कर दिया जाए तो हमें कितना में मिलेगा, 75% पर। तो बस हम यही बात लिखेंगे कि हमारे पास 75% की क्षमता है, ठीक है। 400 रुपये हमारे पास टोटल था, अब पहली बार डिस्काउंट किया गया तो हमारे पास था, यानी कि उसके वस्तु का अंकित मूल्य था। तो जब डिस्काउंट किया गया तो 75% हो गया, दोबारा डिस्काउंट किया गया 15% का। तो इस बात को समझिए, इसमें से हम लोग माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 100 में से दोबारा हमको डिस्काउंट किया गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 85% पर हमको दिया गया। नहीं समझे, एक बार 75% पर दिया गया, दूसरी बार जब किया तो उसको 85% ऐसा कहने होगा। और इस बात को इसी तरह से सोल्व करेंगे तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा।
इसको काट दीजिए, आसानी से हो जाएगा। 25 से कराएं तो 3 बार में 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ऐसे करके, समझ पा रहे हैं। और 85 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 के 24, कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, 24 से 25 हो जाएगा, यानी 255 आ रहे हैं क्या कहीं आंसर, ये हो जाएगा। लेकिन रुकिए, हम यदि इस चीज़ को दूसरे तरीके से बनाने के विषय में सोचें तो क्या हो सकता है भाई, तो समझिएगा 25% का और 15% का दोहरा छूट है, तो 25% का पहले वैल्यू देख लीजिए। कई तरीका है, इसको एक तरीका नहीं बल्कि कई तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम कलर चेंज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको लिखिए, 25% का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1/4, ठीक है। इसका मतलब कि 4 पर क्या है, 1 की कमी की गई, इसका मतलब 3 रुपये में बेचा गया। अब 15% का वैल्यू हम यदि देखें तो 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/20, यानी 20 रुपये का था जो हमारा, वो कितना में बेचा गया भाई, 3 कम यानी 17 रुपये में बेचा गया। तो देखिए 20 चौके 80, यानी 80 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 17 तिया 51। ध्यान से देखिए, इसका मतलब यह है कि जो वस्तु 80 रुपये का था वो वस्तु को 51 रुपये में बेचा गया, लेकिन हमारे पास जो वस्तु 80 का नहीं बल्कि 400 का है, तो हम इससे कंपेरिजन कर देंगे। तो कैसे कर देंगे, 40 गुना के 80 और 2 से कर देंगे 5 बार में। इसका मतलब कि उसका वैल्यू यानी एक बात का वैल्यू 5 आ जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 कम 5, 5 5 25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये भी तरीका है। इसके अलावा एक कई तरीके हैं जो कि डिस्काउंट वाले चैप्टर में आप जाके सीख सकते हैं। सारा कुछ आसान तरीका है, बाकी हम बता दिए, आगे देखें। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 बताया जा रहा है, उनके घनों का जो योग है ऐसा बताया जा रहा है। तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या है इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसके कहने का अर्थ क्या है। इसके कहने का अर्थ है कि a अनुपात जो b है उसका जो वैल्यू है वह 3:4 दिया है। फिर दूसरा बात बताया जा रहा है कि a³ प्लस b³ है वो क्या दिया है, 7 2 8 यानी कि 728 दे दिया, ठीक है। आप इसमें फॉर्मूला लगाने के विषय में सोचिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। बेहतर है कि इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पहले वाले जो संख्या है यानी a संख्या है, इस a संख्या को 3x मान लेते हैं, जो b संख्या है उसको हम लोग 4x मान लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ रखते हैं तो 3x का यदि हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, 27x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 का करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर 700 कितना हो जाएगा 28। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6 2 8 यानी 80, 10 90 1 91, 91 एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 728। इसको हम काटते हैं, पहले 91 से नहीं 13 से काटने का प्रयास करते हैं। 13 7 91, 13 5 65, यहाँ से कितना बचेगा 5 2 7 बचेगा, 13 5 65, 13 6 78 56 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 8 56, यानी यक्स का जो वैल्यू है वो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8, यानी इसका वैल्यू आएगा 2, यानी यक्स का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो ध्यान समझिए, दोनों संख्याओं का यदि हम योग ज्ञात करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 4 और 3 7x, 7x मतलब कि 7 गुणे 2 यानी कि 14, और 14 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% का वृद्धि हुआ और उसके बाद 15% का कमी हुआ। तब पूछा जा रहा है कि इस वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूला को आप चक्रवृद्धि ब्याज या सक्सेसिव मेथड जो भी कहें आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस बात को हम कह दें कि यह उन सभी जगहों पे काम करता है जबकि इफेक्ट के ऊपर फिर से दूसरा इफेक्ट डाला जाता है, यानी कि पहले काम किया गया है यानी कि परसेंटेज वृद्धि कर दिया गया है, उसके बाद फिर से उस पर बढ़ोतरी किया जा रहा है या उसे घटाया जा रहा है, तब या छूट दिया गया है उसे दोबारा छूट दिया जा रहा है, तब इस सब का प्रयोग किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। पहले 15% का वृद्धि किया गया तो हम ऐसा कर देंगे कि +15, ठीक है। फिर 15% की कमी की गई, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे यक्स वाई करेंगे, यानी कि हम 15 फिर गुणे 15 करेंगे, लेकिन जो +15 है फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा -15 डिवाइड बाई यहाँ से 100 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आता है वो परसेंटेज में आता है, आपको पता है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, यहाँ से माइनस में आएगा बटा में 100। इसको हम ऐसा करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.25, इसको माइनस में लिखेंगे, समझ पा रहे हैं। इस 100 का मतलब 10 बैठा देंगे, इतना परसेंट। ये माइनस है, यह आपकी कमी को दर्शाता है। यदि यह प्लस में आता तो हम इसको वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ छोटी सी जानकारियां और आपको देना चाहेंगे इसके माध्यम से। ये जब दोनों कमी और वृद्धि समान रूप से हो तो ये बात तो निश्चित है कि कट जाएगा। इसका मतलब हमको केवल यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, किसके लिए, जब समान रूप से वृद्धि या कमी किया जाए तब।
लेकिन यदि अलग अलग वृद्धि या कमी किया जाए तो उस पीरियड में आपको पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत होगी। यदि वैल्यू प्लस में आता है तो हम कहेंगे वृद्धि हुआ, यदि वैल्यू माइनस में आता है तो इस बात को कहेंगे कि उसमें कमी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात इतना बताया जा रहा है और त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हमसे जो दिया गया है इसके विषय में पहले डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम आयतन विषय में समझते हैं। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 1/3 पाई ये ऐसा पार्ट है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि ये बदलता नहीं है। तो हम इस बात को ऐसा कहेंगे कि केवल आर स्क्वायर एच के ऊपर उसके आयतन का अनुपात डिपेंड करेगा। तो आप बोलेगा जी सर आर का स्क्वायर है इसलिए हम आर के अनुपात को 2 बार लिखेंगे। समझिएगा, आर के अनुपात को हम लोग 2 बार लिखने वाले हैं और एच के अनुपात को 1 बार। जैसे यहाँ आर का अनुपात 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे 1/2। तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सारा तरीका बनाने का, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। और जो ऊंचाई का अनुपात है 2/1 है तो 2/1। ऐसा लिखने के बाद जो करेंगे उससे पहले यह बात समझिए कि जब स्क्वायर रहेगा तो 2 बार लिखेंगे, केवल सिंपल है तो केवल 1 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। अनुपात 2 दूना के 4। इसको हम लोग काट देंगे 1 बार में, यहाँ से हो जाएगा 2 बार में, और यही हमारा लास्ट रिजल्ट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यदि अच्छा लगे तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है मिश्र धातु ए 40 किलोग्राम है, बी 63 किलोग्राम है। यदि इस मिश्र धातु में ए लेड और टीन का अनुपात 2/3 है। समझिएगा, यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं कि जो ए है उसकी मात्रा क्या है 40 kg है। ठीक है, जो बी है उसकी मात्रा क्या है 63 kg है। ए में 2 पार्ट हैं, इस पार्ट को हम लोग ए और बी नाम से जानते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं। ए मतलब लेड, बी मतलब टीन, ऐसा मान लेते हैं। इनका अनुपात क्या है 2/3 है। समझ पा रहे हैं। जो दूसरे प्रकार का है बी मटेरियल है, इसमें भी 2 चीज है। क्या क्या है इसमें? इसमें अनुपात जो है वह टीन और तांबा का अनुपात है। तो टीन को हम लोग बी समझ रहे हैं, यहाँ टीन को हम लोग क्या समझे हैं, टीन को बी समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ भी क्या लिख रहे हैं बी ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास तांबा है, तांबा को सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनका जो अनुपात है वह 2 क्या दे दिया है 2/5 दे दिया है। तो 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है टीन है वो कितना मात्रा में है, हमसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि टीन की मात्रा क्या है। इसका मतलब इसमें टीन की मात्रा क्या है, इसमें टीन की मात्रा है, तभी तो जो नया मिश्र धातु बन रहा है उसमें सारा टीन का मात्रा हमें पता चलेगा। तो हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 40 kg है और टोटल अनुपातिक रूप से देखा जाए तो 3 2 5, यानी कि 40 अनुपात, जो 40 kg है वह 5 अनुपात है। तो हम लोग 5 से डिवाइड करके टीन को निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 8 है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा और 8 3 के 24, यानी हम 24 kg हम ऐसा मान लेते हैं कि जो 24 kg है हमारे पास टीन इसमें है। और यहाँ देख लेते हैं 63/5 2 7 7 9 63 और 9 दूना का 18, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि ये 2 भाग निकालना है। 9 दूना का 18। अब 24 + 18 को आप लोग जोड़िए और आंसर बताइए। 20 10 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 2 42, 42 kg क्या, तो 42 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिक तरीका बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वह यक्स और वाई का अंतर बताया जा रहा है कि इतना रुपया है, सॉरी इतना है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यक्स है वो इतना परसेंटेज और वाई का इतना परसेंटेज बराबर है, तब दोनों संख्याओं का योग क्या है इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं यक्स का 9.5% बराबर क्या है भाई, तो वाई के 16.5% के बराबर है। इसको हम लोग काट लेंगे 0 से 0, ऐसे 100 से 100 काट लेंगे। इसको भी काट लेते हैं। इस दशमलव से दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 15, 5 × 15, यानी हम ऐसा कर सकते हैं यक्स बटा में वाई वैल्यू का वैल्यू होगा वो 33/19 होगा। अब देखिए यहाँ से जो हमें क्वेश्चन बताया जाए, इतना तो पहले करना होगा। यहाँ जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है इसका अंतर, तो हम लोग इन दोनों संख्याओं का जो अनुपातिक मान है इनका अंतर, ये दोनों अनुपात में 33/19 में है। इन दोनों का यदि अंतर देखा जाए तो कितना होगा भाई, तो 20 10 30, यानी कि 14 हमारा आ रहा है क्या, 14 हमारे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी यक्स माइनस वाई का अनुपात। तो हम ऐसा कर देंगे कि अंतर जो है वो 14 अनुपात के बराबर होगा क्या, 14 अनुपात का जो वैल्यू है 350 हो जाएगा। तो हम लोग 14 से इसको काट सकते हैं डायरेक्ट,
या आप 7 से भी काट सकते हैं, 7 दूना के 14, 7 5 35, जीरो हो जाएगा, यानी कि 50 बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना आया, 25 आ गया। हमसे जो पूछा जा रहा है इस पर हम लोग डिस्कस करें यदि, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, यानी 33 और 19 का योग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा, जैसा कि 20 30 50 दो 52, ठीक है, कितना हो जाएगा 52। तो 50 दो कितना हो जाएगा 52, और 52 अनुपात का हमें वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो 52 अनुपात का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो 52 अनुपात का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 52 गुणे 25 करना होगा, यानी 25 दुना के 50 और 25 पाँच 125, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 130 हो जाएगा क्या, यानी कि इतना हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1300, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। अगला देखिए, करा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तब उस पर जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा, इसके विषय में बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से सोल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 200 होगा। कैसे, क्योंकि हम इसको खुद ही चेक किए तो थोड़ा हमें समय लगा, और ये आसान तरीका है। देखिए 200 कैसे होगा भाई, 200% उसका लाभ कैसे प्राप्त हुआ। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपया का कोई वस्तु है, क्या है 100 रुपया का कोई वस्तु है, उस पर लाभ जो लिया जा रहा है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को 200 लिया जा रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस 300 रुपया होगा। समझ रहे हैं, सेलिंग प्राइस को कह रहा है 3 गुना करने पर, हम चेक किए इस चीज़ को तभी जाके हमें पता चला है 3 गुना करने पर जो सेलिंग प्राइस दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सेलिंग प्राइस 900 हो जाएगा। जब सेलिंग प्राइस 900 हो गया तो इस बात को भी हम कह सकते हैं कि जब ही हमारा सेलिंग प्राइस 900 हुआ तो हमारा जो डिफरेंस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा कितना गया, तो आप बोलिए कि सर प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 800 हो गया। जो पहले प्रॉफिट था 200 अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 800 हो गया। इस प्रकार से इसको बनाएंगे, क्योंकि इसको ऑप्शन से ही चेक करना आसान तरीका होगा, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि धनात्मक संख्याओं का जो दो धनात्मक संख्या इनका अनुपात इतना है, एचसीएफ इतना है, तो हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ए और बी कोई संख्या है, ठीक है, तो इनका जैसे कि कोई संख्या है ए और बी है, तो इनका जो गुणनखंड होगा इसमें एचसीएफ रहता है और मल्टीप्लाई किसी एक्स्ट्रा चीज से होता है, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ एचसीएफ होता है यहाँ भी एचसीएफ होता है, फिर मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। वाई और यक्स दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या रहता है, क्या सह अभाज्य। ये हम बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएं आपके एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, यहाँ कॉमन पार्ट रहता है, यानी एचसीएफ और फिर मल्टीप्लाई बाई यक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तब जाके हमारा निकलता है। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि दोनों जो ए पार्ट निकलता है वो दोनों अनुपात रहता है। इस बात को थोड़ा समझाने के लिए हम कुछ और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है, इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ के विषय में बात करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 4 को हम लोग और आगे तोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं। और देखिए 15 को 3 गुणे 5 कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, 3 गुणे 5 कर सकते हैं। तो 3 गुणे जब भी 5 किए तो हम इस बात को कहेंगे क्या, एचसीएफ। समझ पा रहे हैं, ये सब हम बताएं कि एचसीएफ इस तरह से भी निकलता है। जो एलसीएम होगा वो कैसे निकलेगा भाई, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो कॉमन पार्ट है इसको और फिर एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि 4 गुणे 3। इस बात को भी कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 3 से पूरी तरह से, यानी कॉमन पार्ट से कट के यही अनुपात आने वाला है। तो हम इस बात को लास्ट में कह सकते हैं कि अनुपात आपको दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। समझाने का प्रयास किए हैं, तो ऐसा कीजिए 4 गुणे 11 गुणे 17 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, 44 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई कीजिए 17 से 17 71 हो जाएगा, 71 3 74, यानी कि 6 जब कॉमन होगा तो कैरी होगा तो कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। अगला देखिए ए बी और बी सी, और फिर क्या दिया है सी डी। इनका जो हमें क्या दे दिया है भाई, इनका हमें दे दिया है औसत इतना दे दिया है। तो हम सब पूछ रहे हैं कि ए और डी का एवरेज क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका होगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बी का रेशियो दिया है कितना 9, बी सी का दे दिया है, बी और सी का दे दिया है कितना 6 दे दिया है, और सी और डी का दे दिया है वो कितना दे रहा है, सी और डी का दे दिया है ऐसा कि 4 दे दिया है, ठीक है।
तो इस बात को जब हमें सोल्व करना है और ए और डी का रेशियो हमें पूछा जा रहा है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? इस बात को कहिए कि इन दोनों का जो योग होगा, यानी कि ए और बी का जो योग होगा वो क्या है, कैसे निकलेगा? ए हमारा क्या है, एवरेज है। इस बात को समझ रहे हैं? तो हमें जब योग निकालना है यानी ए प्लस बी निकालना है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि संख्या है वो 2 है, तो इसका मतलब 18 हो जाएगा। बी और सी का जब हमें निकालना होगा तो बी प्लस सी का 12 हो जाएगा, यानी ये भी 2 है तो मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए तरीका क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का जो वैल्यू होगा वो इसको माइनस करने के बाद 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए सी प्लस डी करना यदि हो तो हम क्या करेंगे, सी प्लस डी, हाँ सी प्लस डी ही तो है, यहाँ बी और सी, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ क्या है निकला, ए माइनस सी निकला ना। ठीक है, अब यहाँ जो होगा 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करें तो इसको काट सकते हैं, ए प्लस डी का जो वैल्यू है 8 6 14 हो गया। तो आप बताइए कि ए प्लस जो डी है इसका वैल्यू यदि 14 है तो हम इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखिए तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व करना चाहें तो करिए और हमें बताइए। अगला जो है वह बताया जा रहा है कि 1200 रुपया में पी किसी वस्तु को खरीदता है और क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू है इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है, तब कह रहा है कि जो प्रतिशत लाभ है वो कितना है, इसके विषय में बताइए। तो इसका मतलब यह है कि 1200 हो गया, इसमें 15% का लाभ हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पी है वह क्यू को जब बेच रहा है तो 15% लाभ, इसका मतलब कि 115 पर बेच रहा होगा। क्या आप समझ रहे हो? उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या अपना केवल 15% निकाल के ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो 15% निकाल लाभ पर जब बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, इस बात को निकालने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, 12 5 60, 12 1 कम 12, तो 12 6 18 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा हमारे पास, और 12 1 कम 12। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ हम ऐसा कर रहे हैं, 12 5 60 जीरो हो जाएगा, 12 1 कम 12 6 18 के 8 80 1, 12 1 कम 12 1 13, यानी 1380 रुपये में वह क्यू को मिला है। अब क्यू क्या कर रहा है, क्यू आर को बेच रहा है 1449 रुपये में। कितना रुपया अधिक लेके बेच रहा है भाई? तो इस बात को समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या कि 20 और 49 यानी कि 40 50 60 हो जाएगा, 60 यानी कि 69 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेकर वह दे रहा है। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए इतना रुपया अधिक ले रहा है, कितना पर, 1380 पर, क्योंकि पूछा जा रहा है कि क्यू को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, यानी जो दे रहा है, यानी जो क्यू खरीदा था इतना रुपये में, अब कितना परसेंट लाभ हो रहा है। तो जो लाभ है आपको पता होगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है 100। मेरा पेन आज काम नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा इसमें खींच खाच करके लाइन आ जा रहे हैं। देखिए तो प्रॉफिट बटा में, प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू होता है प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसके लिए क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस तो यही ना है, तो हम ऐसा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसको काटने का प्रयास कर लेते हैं। तो कैसे कटे भाई, तो कितना जाएगा, 3 से पहले काट लेते हैं, 3 से 3 गुना के 6, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 4 के 12, यहाँ से बचेगा 1, 3 6 के 18, 23 गुना कितना हो जाएगा 46, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 5% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि एक बाल्टी का जो 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है, तो शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, 5 मिनट में, इसका मतलब कि 11 में से 4 भाग 5 मिनट में भर जाता है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि शेष भाग कितना में भर जाएगा, यानी कि 11 में से 4 भाग तो 5 मिनट में भर गया, ठीक है, लेकिन कितना भाग बचा भाई, तो 7 भाग है, वो कितना टाइम में भरेगा, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका होगा भाई, तो हमारे पास तरीका ये होगा कि जो ए है वह 5 मिनट में यदि 4 भाग को भर रहा है तो एक भाग को भरने में कितना टाइम ले रहा है, तो आप बताइएगा सर कि एक भाग को भरने में जो टाइम लगेगा वो 5/4 मिनट का होगा। तो आप बोलेगा जी सर यही होगा। तो आप ऐसा कहिए कि हमारे पास एक भाग नहीं बल्कि 7 भाग भरना है, तो हम कैसे करेंगे, 7 भाग भरने के लिए 7 भाग का वैल्यू होगा 7/5 अगुणे 7 हो जाएगा, इतना मिनट का टाइम लगेगा। तो 7 5 कितना हो गया, 35/4 मिनट। तो 4 से करेंगे तो 4 8 32, कितना हो गया, 4 8 32, यहाँ से 3/4 बच गया। तो ध्यान से देखिए 8 तो हमारा मिनट में हो जाएगा, 3/4 मिनट में है, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दूसरा पार्ट सेकंड में दिया है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 15 बार में और 15 3 45, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 मिनट 45 सेकेंड हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है वो क्वेश्चन क्या दिया है, इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कह रहा है कि ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं,
जबकि बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी कार्य करने में उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। ए है वो 18 दिन में कर रहा है, बी माफ कीजिएगा, यहाँ क्या दिया है, ए और बी दोनों साथ में, ए प्लस बी 8 दिन में, फिर बी और सी है वो कितना दिन में, 6 दिन में। पहले तीनों का लीजिए एलसीएम, तो कितना बार में कटने वाला है भाई, तो 18 दुना के 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पाँच 90, तो 8 5 40, 8 7 56, 18 64, 8 9 72, 72 यहाँ हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, आप अपने हिसाब से एलसीएम कैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। 18 चौक 72 लिख लेंगे, इसको डिवाइड करके, फिर 8 से 8 9 72, 6 से कितना बार में कटेगा भाई, तो 12 बार में कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितना समय में कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए कितना दिन में काम कर रहे हैं, ए 18 दिन में ऐसे करके। ये जो है वह टोटल वर्क होता है, आपको पता है। ये एक दिन में किया गया कार्य होता है, एक दिन में कितना यूनिट काम किया जा रहा है, यानी कि यूनिट प्रति डे होता है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, यूनिट प्रति डे का वैल्यू होता है। यानी ए 4 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है, बी और सी 12 यूनिट प्रतिदिन कर रहे हैं, ए और बी 9 यूनिट प्रतिदिन कर रहे हैं। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कि ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये तीनों लोग मिलकर जब काम करेंगे तो कितना यूनिट एक दिन में करेंगे। तो बी और सी 12 यूनिट कर रहे हैं यहाँ, और ए केवल 4 यूनिट कर रहा है, तो 12 और 4 कितना होगा, 16 यूनिट प्रति डे के हिसाब से करेंगे क्या, तो आप बोलेगा जी सर। हम कह रहे हैं कि जब टाइमिंग निकालना हो तो टोटल वर्क में आप क्या करते हैं, जो टोटल वर्क ए वाला है इस टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं उसके एक दिन में किए गए जो कार्य है उसकी यूनिट को। तो हम क्या कर लेंगे भाई, 16 से काट लेंगे, तो कितना बार में कटेगा, 4 से, इसको 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, 8 9 72, यानी कि 4.5 आएगा। ये 9 बटा में 2 का मतलब 4.5, यानी 4 से 1 बटा 2। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगला देखिए, सोफा को खरीदा जा रहा है, इतना % छूट देकर इतना रुपये में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या है। समझिएगा, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है 100% होता है, ठीक है। उसे जब छूट दिया जा रहा है 12% का, तो इसका मतलब कि वो वस्तु है वह केवल 88% पर बेचा जा रहा है। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया है वो केवल 88% का दिया है। तो आप कीजिए 17, 77, 6 को 88% मान लीजिए। हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि MRP निकालना है, तो MRP का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग बनाइएगा, आसानी से आ जाएगा। इसको कीजिए, तो 11 से काटने का प्रयास कीजिए, 11 8 88, 11 से इसको काटिए, तो 11 1 कम 11, यहाँ से बचेगा 6, 11 6 के 66, यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा, और फिर 11 1 कम 11, फिर यहाँ से बचेगा क्या, 6 बचेगा फिर से, यानी यहाँ 17 बच रहा था पहले, अब 11 कट गया, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 11 6 के 66 हो जाएगा। 8 से फिर से काटेंगे, 8 दुना के 16, फिर 0, 8 दुना के 16, कितना हो जाएगा भाई, 2 0 2, और फिर A डबल 0 होगा। ये मल्टीप्लाई है, समझिएगा, यहाँ डबल 0, यानी कि कितना हो गया, 20,200, यही हुआ क्या, 20,200, यही आंसर आपका बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।